आज हम क्वांटम मैकेनिक्स का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट और एक्सपेरिमेंटल एविडेंस डिस्कस करने जा रहे हैं। सन 1900 से पूर्व जितने भी प्रायोगिक परिणाम थे भौतिक शास्त्र में, उनको चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से समझाया जाता था। चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों में न्यूटनियन यांत्रिकी और मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत शामिल है। सन 1900 के आसपास कुछ ऐसे प्रयोग हुए जो चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से नहीं समझा पाए। उदाहरण के तौर पर पहला जो प्रयोग है, जो पायनियर एक्सपेरिमेंट था, वो स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ब्लैक बॉडी का एक्सपेरिमेंट में आया और उसमें वेवलेंथ और ताप के साथ जो परिवर्तन हुए, उन परिणामों को चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों से नहीं समझा सके। दूसरा प्रयोग था प्रकाश विद्युत प्रभाव या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीसरा प्रयोग था काउंटडाउन इफेक्ट। और भी प्रयोग हैं, जैसे ठोस वस्तुओं की विशिष्ट ऊष्मा का लो टेम्परेचर पर ताप के साथ परिवर्तन। तो हम इन प्रयोगों में से ब्रीफली वन बाय वन हर प्रयोग को डिस्कस करेंगे। पहला प्रयोग जो है वो है स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जो सन 1899 में ल्यूमर और प्रिंगशैम ने किया था। उनके जो प्रायोगिक परिणाम हैं ये मैंने यहाँ पर डायग्राम से दिखाए हुए हैं। पहला जो डायग्राम है ये स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ। दूसरा स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। दोनों एक ही बात को कहने के तरीके हैं। इन डायग्राम में यदि आप देखें तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर के साथ जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है इसका वेरिएशन मिल रहा है। ये वेरिएशन कैसे मिल रहा है? अलग अलग ताप पर ये सतत वक्र आपको प्राप्त हो रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि ब्लैक बॉडी का जो स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस होता है। कंटिन्यूस से हमारा अभिप्राय है कि कोई भी ब्लैक बॉडी 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक, सैद्धांतिक तौर पर 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक रेडिएशन ये एमिट करती है। कंटिन्यूस कर्व का मतलब ये है। जब हम ताप बढ़ा रहे हैं ब्लैक बॉडी का, तो दी हुई वेवलेंथ के ऊपर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का मान बढ़ता है। एक ही ताप पर यदि हम वेरिएशन देखें और तरंगदैर्ध्य के मान में परिवर्तन करें, तो तरंगदैर्ध्य के बढ़ने के साथ साथ प्रारंभ में स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी बढ़ती है। एक विशिष्ट तरंगदैर्ध्य पर इसका मान अधिकतम हो जाता है। वो तरंगदैर्ध्य आपकी लैम्डा एम से प्रदर्शित की हुई है। और यदि तरंगदैर्ध्य का मान लैम्डा एम से भी ज़्यादा बढ़ाए हैं तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का मान कम होता जाता है। ताप बढ़ाने पर एक फिनोमेना और हम प्रेक्षित करते हैं यहाँ पर, वो क्या है कि जो अधिकतम स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ लैम्डा एम का मान लोअर फ्रीक्वेंसी साइड में शिफ्ट होता है। यानी हम इस रिजल्ट को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लैम्डा एम प्रोपोर्शनल टू 1/t या लैम्डा एम मल्टीप्लाइड बाई t इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट v, जिसको हम वीन के नियतांक के नाम से जानते हैं। और ये नियम वीन का नियम कहलाता है, क्योंकि इसको सबसे पहले वीन ने फॉर्मुलेट किया था थ्योरी। जो मैक्सिमम एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के एब्सोल्यूट टेम्परेचर की 5th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जो टोटल एमिसिव पावर है वो ब्लैक बॉडी के एब्सोल्यूट टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। E प्रोपोर्शनल टू T⁴ या E इज इक्वल टू सिग्मा T⁴। तो ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं। जब इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की व्याख्या करने की कोशिश की गई, जिनमें से प्रमुख वीन
और रेलेजिन, जिन्होंने चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांत काम में प्रतिपादित लेते हुए अपने फॉर्मूले डिराइव किए, थ्योरी डिराइव की। यदि वीन के थ्योरी की हम बात करें तो वीन ने ऊष्मागतिकीय सिद्धांतों को काम में लेते हुए जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला निकाला, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा टू द पावर 5 ई टू द पावर माइनस लैम्डा अपॉन के टी डी लैम्डा। इस सूत्र को यदि हम देखें तो यहाँ पर मेरे पास दो फैक्टर है, तो लैम्डा है और एक लैम्डा टू द पावर 5 है डिनोमिनेटर में, और एक ई टू द पावर माइनस लैम्डा है। यदि हम अल्प तरंग दैर्ध्य पर इस सूत्र की व्याख्या करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि लो वेवलेंथ रीजन में, अल्प तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है उसका मान बढ़ता है, तो वीन का जो नियम है वो लैम्डा के बढ़ाने के साथ साथ स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी क्यों बढ़ रही है इसकी व्याख्या करता है। लेकिन इस बात की व्याख्या नहीं करता कि ये जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है ये अधिकतम क्यों हो रही है, और अधिकतम होने के बाद में जब हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ा रहे हैं तो इसका मान कम क्यों हो रहा है। तो ये थ्योरी फेल हो जाती है। ये संपूर्ण वक्र का बिहेवियर जो है ये समझ नहीं सकती। इसी प्रकार से जो दूसरा सिद्धांत प्रतिपादित किया था चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों को काम में लेते हुए रेलेजिन ने, वो ये था कि ये जो आपकी कैविटी है, ब्लैक बॉडी है, इसमें स्टैंडिंग वेव्स बनती है। कैसे बनती है कि जो आपकी कैविटी है उस कैविटी के जो परमाणु हैं वो ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेट करते हुए अपनी एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में। क्योंकि बार बार इसमें रिफ्लेक्शन होता है इस कारण से इस कैविटी में स्टैंडिंग वेव्स बनती हैं। इस सिद्धांत और मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स और मैक्सवेल के ऊर्जा संविभाजन के सिद्धांत, इन तीन सिद्धांतों को काम में लेते हुए रेलेजिन ने यह फॉर्मूला डिराइव किया था, ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा टू द पावर 4 डी लैम्डा। इस सूत्र के अनुसार यदि हम इन प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करें तो टी के साथ वेरिएशन आप देखेंगे, टी बढ़ाएंगे तो ई लैम्डा बढ़ेगा, बढ़ रहा है, एक्सप्लेन। लेकिन यदि लैम्डा के साथ वेरिएशन देखें तो लैम्डा को यदि बढ़ाएंगे हम तो ई लैम्डा का मान क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ई इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 4 मीन्स यदि लैम्डा को बढ़ाएंगे तो ई लैम्डा का मान कम होगा। ये डिक्रीजिंग पार्ट को बता रहा है। ये इस बात की व्याख्या कर रहा है कि जब हम तरंग दैर्ध्य को बढ़ा रहे हैं तो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी का मान कम हो रहा है। परंतु ये इस बात को नहीं समझा पाता कि अल्प तरंग दैर्ध्य क्षेत्र में क्यों स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी लैम्डा के बढ़ाने के साथ बढ़ती है और एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर इसका मान अधिकतम क्यों होता है। तो आप देखेंगे कि यह सिद्धांत आपका जो लोअर वेवलेंथ रीजन है इसमें इस स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, और यह सिद्धांत हायर वेवलेंथ रीजन में स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। दोनों सिद्धांत ये नहीं बता पाते कि एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य पर जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है इसका मान अधिकतम क्यों होता है। तो जो डिफिकल्टी थी चिरसम्मत भौतिकी के सिद्धांतों की असफलता की, मैक्स प्लांक ने एक बिल्कुल नया कंसेप्ट दिया कि जो प्रकृति में ऊर्जा का विनिमय है द्रव्य के साथ,
वो एक क्वांटाइज्ड फॉर्म है। ये सतत प्रक्रिया नहीं है। ऊर्जा का विनिमय कुछ निश्चित क्वांटम के रूप में हो सकता है। निश्चित अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा सकती है, ली जा सकती है। तो प्लांक का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि किसी भी वस्तु को दी गई या ली गई ऊर्जा किसके द्वारा, विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा, ये E इक्वल टू NH न्यू। n का मान 1 2 3 इंटीग्रल वैल्यूज होंगी। इसका तात्पर्य क्या है कि जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अन्योन्य क्रिया करेगा तो या तो ये h न्यू एनर्जी देगा, या 2h न्यू एनर्जी देगा, या 3h न्यू एनर्जी देगा, या 4h न्यू एनर्जी देगा, एंड सो। प्लांक ने अपने सिद्धांत में इस फंडामेंटल कंसेप्ट को शामिल किया। ये पहला माइलस्टोन है क्वांटम मैकेनिक्स के फील्ड में, जहां पर क्वांटाइजेशन की बात की गई है, एनर्जी क्वांटाइजेशन की। जो चिरसम्मत भौतिकी का सिद्धांत है वो आपको ये बताता है कि ऊर्जा का जो विनिमय है ये सतत प्रक्रिया है। यानी जब द्रव्य विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ अन्योन्य क्रिया करता है तो कितनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी ली जा सकती है और कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा सकती है विकिरण के द्वारा द्रव्य को। लेकिन ये रिवॉल्यूशनरी आइडिया, एक क्रांतिकारी विचार जो बिल्कुल नया था उस जमाने में, जब इसको शामिल करके प्लांक ने थ्योरी डेवलप की तो इन्होंने जो परिणाम प्राप्त किया, थ्योरेटिकल रिजल्ट, उससे सारे के सारे ही प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या संभव हो सकी। जो प्लांक का ऊर्जा वितरण सूत्र है, E लैम्डा E न्यू D न्यू बराबर 8 पाई H न्यू क्यूब अपॉन C क्यूब 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल H न्यू अपॉन KT माइनस 1 D न्यू। वेवलेंथ की फॉर्म में भी इसको अपन लिख सकता है। तो इस सूत्र की सहायता से जितने भी प्रायोगिक परिणाम थे उनकी व्याख्या की जा सकी। मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में इसका डेरिवेशन समझाऊंगा और डेरिवेशन करने के बाद में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से जो सिद्धांत है इसका, स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके लिए प्रायोगिक परिणाम में इनकी व्याख्या किस प्रकार से की जा सकती है।